नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार सत्ता से साहित्य तक इस श्रृंखला में। अयोध्या का राम मंदिर, आर्टिकल 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहल के बाद भाजपा ने अपने अगले एजेंडे की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। 5-6 अलग अलग धर्मों के लोग, हजारों भाषाएं और करोड़ों देवी देवताओं वाले इस देश को हर कीमत पर एक अननेचुरल सूत्र में बांधने की भाजपा और आरएसएस की जिद का ही नतीजा है कि एक देश एक भाषा, एक देश एक संस्कृति, एक देश एक राजनीतिक दल के बाद अब एक देश एक चुनाव का खेल खेलने के लिए बीजेपी पिच तैयार कर रही है। एक देश एक चुनाव नरेंद्र मोदी सरकार का देश के हित में देखा गया एक सपना नहीं है, बल्कि भारत के गौरवशाली संघीय ढांचे पर, फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रहार करने की खतरनाक कोशिश है। और हालांकि इसे एनडीए 3 के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है, लेकिन नरेंद्र मोदी को पता है कि ये संशोधन तभी पास हो पाएगा जब लोकसभा में उनके पक्ष में 362 सांसद वोट करेंगे। अभी पूरा एनडीए मिलाकर केवल 292 या 293 सांसद है और कम अधिक मात्रा में एनडीए का भी यही हाल राज्यसभा में है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव का ये जो कंसेप्ट है, इसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है भाजपा द्वारा कि देश में लगातार अलग अलग राज्य में अलग अलग वक्त में जो चुनाव होते रहते हैं, उसकी वजह से सरकार का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अगर लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही देश के तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव भी एक साथ होते हैं तो इस खर्चे से बचा जा सकता है। और चूंकि नागरिक भी एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा के लिए अपना वोट डाल सकेंगे, तो इससे भी समय की बचत होगी और कर्मचारियों पर तनाव भी कम होगा। ये बीजेपी का तर्क है और मोदी भक्तों को इस तर्क में सच्चाई मिलने की संभावना हर बार मिलती है और वो इस पॉइंट को बड़े ही पुरजोर तरीके से हर बार बहस का मुद्दा भी बनाते हैं। तो आइए पहले भाजपा के इस खर्चे वाले दावे पर बात करते हैं। सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव कराने के लिए लगभग 3,900 करोड़ खर्च किए थे। इस खर्च में चुनाव आयोग के प्रशासनिक खर्च, ईवीएम खरीद और मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों की लागत भी शामिल है। 2024 के चुनाव की लागत अब तक आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है। हालांकि कुछ रिपोर्टों के बताया है कि 2024 के चुनाव के लिए भी लगभग 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वैसे ये जानना भी दिलचस्प है कि सरकार ने 1952 में जो पहला चुनाव कराया था उसके लिए 10 या 11 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सरकार को लगभग 6,000 करोड़ का खर्चा लगा। तो जब आप भाजपा द्वारा फैलाई गई ये खबरें सुनते हैं कि इस चुनाव में लगभग 1 लाख करोड़ खर्च हुए हैं, तो चौंकिए मत, क्योंकि ये आंकड़ा भी सही है। लेकिन इस 1 लाख करोड़ में सरकार की तरफ से सिर्फ 6,000 करोड़ ही लगे और जो बाकी लगभग 95,000 करोड़ है वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और इस चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवारों ने निजी तौर पर खर्चा किया है। तो ये पैसा सरकार का और हमारी और आपकी जेब से नहीं गया। सरकार का मतलब हमारा और आपका कुल पैसा खर्च हुआ है 5 से 6,000 करोड़ के बीच। अगर सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी इसके साथ साथ लिए जाए तो कुछ ज़्यादा बचत होने की गुंजाइश नहीं है। और 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में मध्यवर्ती चुनाव पर इतना खर्चा कोई बड़ी बात भी नहीं है। अब बात करते हैं इस एक देश एक चुनाव नीति के पीछे जो नरेंद्र मोदी सरकार की साजिश है, इस साजिश के बारे में। राज्य के विधानसभा चुनाव में अधिकतर देखा यही गया है कि राज्य विधानसभा चुनाव उस राज्य से जुड़े हुए मुद्दे और प्रश्न को लेकर लड़े जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे कभी भी राज्य के चुनाव में प्रमुख मुद्दे या एजेंडा बनकर सामने नहीं आते। लेकिन मान लीजिए कि यदि केंद्र और राज्य के चुनाव एक ही समय पर होते हैं तो ऐसे वक्त में राष्ट्रीय मुद्दे प्राथमिकता में रहेंगे और इसका असर एक ही समय में होने वाले राज्य के चुनाव के नतीजों पर भी पड़ेगा। जाहिर है इससे राष्ट्रीय पार्टियों और सत्ताधारी पार्टियों को फायदा होगा और भाजपा यही चाहती है। अभी फिलहाल केंद्र में अधिकतर महत्वपूर्ण राज्यों में भाजपा सत्ता में है। अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। और क्योंकि रीजनल पार्टियां अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरती है
तो एक साथ चुनाव होने से उस राज्य से जुड़े हुए तमाम मुद्दे कहीं पीछे छूट जाए और भाजपा जैसी बड़ी पार्टी अपने राष्ट्रीय एजेंडा चलाते हुए आगे बढ़ती रहेगी और यही रीजनल पार्टियां पिछड़ती जाएगी। हमारा देश संघवाद के संवैधानिक सिद्धांत पर काम करता है। भारत में महान सांस्कृतिक और भाषाई विविधता है और क्षेत्रीय मुद्दे कभी भी राष्ट्रीय मुद्दों से मेल नहीं खाते। दरअसल दोनों चुनाव के अलग अलग एजेंडे होते हैं। भारत में जो अलग अलग राज्य में क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ वो भी इसी वजह से हुआ है। राज्यों के और केंद्र के अपने अपने अधिकार है जिस पर कोई एनक्रोचमेंट नहीं कर सकता और संविधान निर्माताओं द्वारा केंद्र के अधिकार और राज्य के अधिकार को बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है और उतनी ही क्लियरली सेपरेट भी किया गया है। राज्य की सरकारें कितने समय तक रहेगी, वे अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या नहीं, यह पूरी तरह से उस राज्य की राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर होता है। यदि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने में विफल रहती है तो एक निश्चित समय सीमा के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है और यही प्रावधान केंद्र की सरकार पर भी लागू होता है। भारत में कई सरकारें अल्पमत में होने के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। तो ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए कि केंद्र सरकार 1 वर्ष के भीतर गिर जाती है और यदि विपक्षी दलों के पास नई सरकार बनाने के लिए पर्याप्त आंकड़ा नहीं है तो चुनाव अपर्याय हो जाएंगे। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन के चलते इन राज्यों पर भी चुनाव थोपे जाएंगे जहां राज्य सरकारें स्थिर है? क्या उन राज्यों पर भी चुनाव थोपे जाएंगे जिनका कार्यकाल खत्म होने में अभी 2 से 3 साल या उससे भी अधिक का समय है? या अगर चुनाव के कुछ वक्त बाद किसी राज्य की सरकार किन्हीं वजह से अल्पमत में आती है तब क्या होगा? क्योंकि ऐसे सिनारियों में वन नेशन वन इलेक्शन के चलते उस अकेले राज्य में तो चुनाव संभव नहीं होंगे। तो क्या एक राष्ट्र एक चुनाव की जिद में उस अल्पमत वाली सरकार को सत्ता में बैठने का अधिकार दे दिया जाएगा? यही बात केंद्र सरकार के बारे में भी लागू होती है कि अगर केंद्र की सरकार अल्पमत में आती है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? मान लीजिए कि चुनाव के बाद केंद्र में गठबंधन सरकार आती है, जैसे अभी अभी आई है, और वह 1-2 साल में ही गिर जाती है, तब क्या होगा? जिन राज्यों में सरकारें अपना कार्यकाल पूरा कर सकती है उन्हें भी भंग करना होगा और पूरे चुनाव फिर से कराने होंगे। या जब तक सारी राज्य सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर लेती तब तक केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। अगर किसी ना किसी राज्य में ऐसा ही हुआ तो राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसके पीछे भाजपा की एक ही रणनीति हो सकती है और वो है केंद्र सरकार का कार्यकाल पूरा करने के लिए नए प्रावधान बनाना, भले ही वह अल्पमत में हो, और जाहिर है कि ऐसे प्रावधान लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध होंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद से जिस तरह भाजपा सरकार लगातार डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही है और राज्य को संविधान ने प्रदान किए हुए अधिकारों पर लगातार भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, उसे देखते हुए राज्यों की शक्तियों में कटौती के लिए संवैधानिक छेड़छाड़ की संभावना से जरा भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की पॉलिसी अस्तित्व में आई तो न सिर्फ राज्यों का महत्व कम हो जाएगा बल्कि राजनीतिक और सामाजिक पटल से क्षेत्रीय मुद्दों की जगह पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो अलग अलग राज्य की रीजनल पार्टियों का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए नरेंद्र मोदी की ये चाल बेहद खतरनाक है। लेकिन अगर इस सरकार के पास सही संख्या बल है तो वह संविधान में संशोधन करने से भी नहीं हिचकेगी। लेकिन सत्ताधारी मंडली को देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए। इसलिए सरकार फिर एक देश एक चुनाव का ये राग बेवजह आलाप रही है। उसे पता है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में जहां या तो अभी अभी चुनाव हुए हैं या होने वाले हैं, उन राज्यों में उनकी बुरी हार होने वाली है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, रेल दुर्घटनाएं, बेलगाम अपराध समेत तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को चर्चा से बाहर करने के लिए अब भाजपा को एक देश एक चुनाव याद आ रहा है। मजे की बात यह है कि मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी एक साथ नहीं करा पा रही है। हालांकि इन राज्यों में सरकार का कार्यकाल खत्म होने में महज 1 या 1.5 महीने का गैप है, तो फिर इन सारे राज्यों में आसानी से एक साथ चुनाव हो सकते थे। तो आपके पास तो मौका था कि इन सभी राज्यों में एक साथ चुनाव करवा के
देश के सामने अपने एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रचार करे और प्रसार करे और भी जोर शोर से करे। फिर क्यों नहीं किया गया इन राज्यों में एक साथ चुनाव? एक देश एक चुनाव के लिए बनी हुई समिति की निष्पक्षता और पवित्रता पर भी दर्जनों सवालिया निशान है। इस समिति में राष्ट्रपति पद पर सुशोभित रही विभूति का शामिल होना किसी भी तरह से प्रोटोकॉल में नहीं बैठता है। इस समिति में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल नहीं किया गया है, जबकि समिति में गुलाम नबी आज़ाद को शामिल किया गया है, जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य तक नहीं है। इसके अलावा इस समिति में कई और सदस्य ऐसे भी हैं जिनका होना विवादास्पद है। समिति ने 18,000 पन्ने की रिपोर्ट तो पेश कर दी है, मगर इस सवाल का जवाब कहीं नहीं लिखा कि जब पंचायत और विधानसभा लोकसभा का चुनाव एक साथ नहीं होगा तो फिर किस बात का एक देश एक चुनाव? इसमें यह कहा गया है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ तो होंगे, जबकि पंचायत चुनाव इसके 100 दिन बाद होंगे। मतलब विधानसभा और लोकसभा चुनाव के 100 दिन बाद फिर मतदान केंद्र बनेंगे, फिर मतदान दल बनेगा, फिर से चुनाव का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा और इसका खर्चा भी जनता को ही देना पड़ेगा। और इस पूरी प्रक्रिया में अर्धसैनिक बल के जवानों, प्रशासनिक और पीठासीन अधिकारियों, पुलिस बल समेत 1.5 करोड़ लोग फिर से लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में 3 गुना वीवीपैट, 3 गुना ईवीएम की जरूरत होगी। जाहिर है इसमें अधिक समय और अधिक धन का भी दुरुपयोग होगा। रिपोर्ट से यह बात भी साफ हो जाती है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां की सरकारों का कार्यकाल 5 वर्ष की बजाय 2029 तक के लोकसभा चुनाव तक ही होगा। इसका मतलब ये कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक तकरीबन 17 राज्य सरकारें ऐसी होंगी जिनका 2 से 3 साल तक का कार्यकाल बाकी रहेगा। तो ऐसी हालत में उनको भंग कैसे किया जा सकता है? यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई राज्य सरकार गिर जाती है तो वह फिर से चुनाव तो होगा, लेकिन उस राज्य सरकार का कार्यकाल तब तक के लिए ही होगा जब तक लोकसभा का कार्यकाल होगा। तो एग्जैक्टली किस तरह का एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है? और अगर केंद्र सरकार गिर जाती है तो क्या सभी राज्य सरकारों को फिर से भंग करवा दिया जाएगा? सरकार की यह भी दलील है कि देश में बार बार चुनाव होने की वजह से नीति निर्माण में समस्या होती है, विकास कार्यों में खलल पड़ता है। अब जो सरकार 5 साल में से 4 साल 11 महीने काम ही नहीं करती, उसकी तरफ से यह दलील फिजूल लगती है। असल में यह सरकार हर चीज में एक रूपता ढूंढती है। कभी एक देश एक चुनाव, कभी एक देश एक भाषा, कभी एक देश एक रंग, एक देश एक संस्कृति। दरअसल भाजपा एक देश एक राष्ट्रीय दल और एक नेता के सूत्र पर काम कर रही है। उसे देश की विविधता में ताकत नहीं, अपनी कमजोरी नजर आती है। भाजपा इस देश की विविधता की वजह से अपने आप को डरा हुआ महसूस करती है, और इसकी वजह है कि इनके पास झूठा राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान जैसे फिजूल की बातों के अलावा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को लेकर कोई ठोस पॉलिसी है ही नहीं। तो आम आदमी से जुड़े हुए इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा को ऐसे 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे तमाशे की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं भाजपा की नीयत की। बेसिकली जब भाजपा केंद्र में सत्ता में नहीं थी और केवल कुछ राज्य उसके हाथ में थे, तब उन्होंने ये एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग कभी भी क्यों नहीं की? अब केंद्र और अधिकांश राज्यों में भाजपा की सत्ता स्थापित होने के बाद ही इसको क्यों याद किया जाता है? सिंपल सी बात है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की एक झूठी विकास पुरुष की इमेज बनाकर और यूपीए की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाकर भाजपा सत्ता में आई, और 2019 में बालाकोट और पुलवामा के बहाने राष्ट्रवाद की अफीम देकर और एक कमजोर दिशाहीन विपक्ष की वजह से फिर सत्ता में बैठी। लेकिन इस बार न राष्ट्रवाद का मुद्दा काम आया और विपक्ष भी अब उतना कमजोर नहीं रहा, जिसका नतीजा ये रहा कि 303 सीट वाली भाजपा 240 में सिमट गई और बैसाखी के भरोसे सरकार बनाने पर मजबूर हुई। और वो जानती है कि ये बैसाखियाँ ज़्यादा वक्त तक साथ नहीं देने वाली और भाजपा किसी भी कीमत पर सत्ता छोड़ना नहीं चाहती। तो सत्ता में बने रहने के लिए वो संविधान में हर तरह के संशोधन करने और राज्य की संवैधानिक ताकत को कम करने से नहीं चूकेगी। और इसलिए ये सारा 1 नेशन 1 इलेक्शन का खेल किया जा रहा है, जिसकी आड़ में संविधान में ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं या किए जा सकेंगे कि आने वाले 50 सालों तक भाजपा को चुनौती देने वाला कोई राजनीतिक दल बचे ही ना। आज के लिए इतना ही।
और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।